Good morning, students. Let us start with lesson number 42 today. We are with a new chapter, namely magnetic effects of current. In this magnetic effects of current, today we are going to learn about Biot-Savart's law. The second will be the current carrying coil as a magnetic dipole. And तीसरी बात is about the magnetic moment of a current carrying coil. So let us begin with the first part in this, which is quite simple. This is Biot-Savart law. May I just inform you that if we have a wire of any shape and if it carries a current in it, then all around it there will be magnetic field in the form of concentric circles. तो आप इमेजिन करें कि ये वायर है, करंट इज फ्लोइंग दिस वे, तो ऑल अराउंड इट देर विल बी व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. अब सपोजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे आर पॉइंटिंग लाइक दिस, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है. अब फिजिक्स में किसी भी चीज़ को अगर दिखाना हो कि इट इज़ गोइंग इनवर्ड्स तो उसको सर्कल बना के क्रॉस कर देते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज़ है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज़ गोइंग इनवर्ड्स. यहाँ पे अगर मुझे दिखाना होता कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ कमिंग आउट तो मैं सर्कल बना के और एक डॉट बना देता. तो वी हैव टू बी लिटिल क्लियर अबाउट द टू सिंबल्स. क्रॉस का मतलब that something is perpendicular to the plane of paper and going in. Dot का मतलब something is perpendicular but is coming out of the paper. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ज़्यादातर एरोज से इंडिकेट करते हैं. अगर कोई एरो हमारी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही है, तो हमें क्या नजर आएगा? द टिप ऑफ द एरो. इसीलिए कोई चीज़ अगर बाहर आ रही है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, और अगर कोई चीज़ दूर जा रही है, वो एरो हमसे दूर जा रही है, तो हमको क्या नज़र आएगा? उसके फेदर्स नज़र आएंगे. ये जो क्रॉस है इज़ ए इंडिकेटर ऑफ दैट कि इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम अस. Okay, so this was about the two symbols and we will be very very clear. Cross का मतलब अंदर, dot का मतलब बाहर. Biot-Savart's law ये कहता है कि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें ऑफ लेंथ L जिसमें एक करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी at the point P, r units away from it, वो चार चीज़ों पे डिपेंडेंट है. कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट I. दूसरा लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl, और तीसरा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन the current carrying conductor and the radius vector r, and inversely proportional to the square of the distance. तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है. यस, नाउ लेट मी सिंग द स्टेटमेंट ऑफ Biot-Savart's law by looking at this formula. It states that the choti si magnetic field dB due to a small element of length dl carrying current I at a point P r units away from it is directly proportional to number 1 the strength of the current,
number 2, length of the element, and number 3, sign of the angle between the current carrying conductor and the radius vector r, and inversely proportional to the square of the distance between the element and the point P. So प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, यहाँ एक कांस्टेंट है जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई सारे डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड एक एलिमेंट की वजह से होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब हम लिखना चाहते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपनी जगह है, हम आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और ऊपर लिखते हैं डी एल क्रॉस आर, तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। डी एल क्रॉस आर स्टूडेंट्स ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। सभी जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर dl एंड r. So we will come to the direction of magnetic field after some time. लेकिन आज हम ये याद कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, वी कॉल इट एज permeability of free space. Students, please do not get confused with that word called permittivity of free space that we used in electrostatics. ये क्या है? permeability है। म्यू नॉट की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, ये एग्जाम में दिया होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। अब इसकी यूनिट भी जरा देख लें, यहां से हम देख सकते हैं आराम से। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अब समझ लें वो होती है टेस्ला। ये एम्पियर है और ये क्या है? मीटर है, और ये क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो टेस्ला हो गई, हमें किसकी यूनिट निकालनी थी? म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट की यूनिट होगी, देखिए टेस्ला, यहां से इधर गया मीटर पर एम्पियर। तो एग्जाम में ये दिया होगा, तो द यूनिट इज व्हाट? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एट मैनी ऑफ द प्लेसेस हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, और वो आप देख ही रहे हैं, विल बी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, उसको लिखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन we will be talking about how to find the direction of magnetic field due to a current carrying wire. तो पहले तो हमें नाम ही पता होना चाहिए कि इट कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। क्या है? दैट वी विल सी। और दूसरा है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। I already discussed with you कि अगर एक वायर कैरीज करेंट तो उसके अराउंड देर विल बी व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे कि जो थंब है इट में पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो ये कर्व फिंगर्स हैं दे विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट टू गिव यू ए इलस्ट्रेशन, सपोजिंग ये पेन एक करंट कैरिंग कंडक्टर है
जिसमें करंट इज फ्लोइंग दिस वे। तो हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है ताकि द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो कर्व फिंगर्स हैं देखिए वो पॉइंट करेंगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एट द पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, नीचे चली गई और फिर इट विल बी कमिंग आउट। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अंदर जाने का मतलब है क्रॉस और कमिंग आउट का मतलब है डॉट। तो आई कैन जस्ट रीड इट वंस फॉर यू कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand in such a way that the thumb points in the direction of the current, then the curved fingers will give the direction of the magnetic field. So many times students keep on using this rule. उनको ये देखना है कि जो हमारी टिप ऑफ द फिंगर्स हैं उसका क्या हो रहा है एट दैट पॉइंट। अब जैसे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालनी है तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग टू द टिप ऑफ माई फिंगर्स एट द पॉइंट पी। तो आई से इट इज गोइंग इनवर्ड्स। देन आई आस्क कि एट द पॉइंट क्यू क्या हो रहा है टू द टिप ऑफ माई फिंगर्स, दे आर कमिंग आउट। तो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। There is another rule which is much simpler than Fleming's right hand thumb rule. उस रूल को हम कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ये रूल ये कहता है कि आप अगर स्विम करें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट तो जितने भी पॉइंट आपके राइट में होंगे उन सब पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि कोई पॉइंट अगर आपके लेफ्ट में है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स। ये ज़्यादा सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप स्विम कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और फिर अपने आप से पूछना है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ये हमारे राइट में पड़ रहा है या कि लेफ्ट में पड़ रहा है। अगर राइट में पड़ रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स। बस एक ही सेंटेंस याद करें कि अगर वो पॉइंट आपके राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। Now in this question we are going to see what are the similarities between Biot-Savart's law and Coulomb's law। बहुत आसान है। देखिए बायट-सावर्ट्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो नेचुरली दे इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कूलम्स लॉ में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है कि दोनों लॉज जो हैं बायट-सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड दे ओबे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स? दोनों लॉज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये लॉन्ग रेंज हैं, और तीसरा दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द डिससिमिलरिटीज। पहला है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो सोर्स है वो एक स्केलर सोर्स है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को बनाता है नेमली चार्ज, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है वो एक वेक्टर एलिमेंट होता है
और उस वेक्टर एलिमेंट को I इंटू डी एल कहते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्केलर सोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए वेक्टर सोर्स। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट, वो होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज इन दैट पॉइंट। टुवर्ड्स भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है, लेकिन रहेगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द रेडियस वेक्टर आर। अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये जो डी एल क्रॉस आर है इसका क्या मीनिंग है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिस प्लेन में एलिमेंट डी एल और रेडियस वेक्टर आर लाई कर रहे हैं। ये हो गया। थर्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट वो एंगल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल डिपेंडेंट है। यू विल से हाउ? आई शोड यू स्टूडेंट्स कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अब हम तीन बातें याद कर लें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है ड्यू टू ए स्केलर सोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो वेक्टर सोर्स से बनती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज इन दैट पॉइंट, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट डी एल एंड रेडियस वेक्टर आर। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंगल डिपेंडेंट नहीं होती वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंगल डिपेंडेंट होती है। Now students, we are starting with a very important derivation which comes to 3 marks. Simple बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन है कि derive expression for magnetic field at the center of a circular coil। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस आर जिसमें हमने दिखाया है कि करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है। तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, what we do is we divide the whole coil into small elements each of length dl। तो पूरी कॉइल को डिवाइड कर लिया into छोटे छोटे एलिमेंट्स। Let us consider one small element of length dl और इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऑफ कोर्स छोटी सी होगी। दैट कैन बी फाउंड यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी इस एलिमेंट की वजह से एट दिस पॉइंट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द रेडियस वेक्टर आर, और आप देख रहे हो ये एंगल इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। तो साइन 91 हो गया। अब हमने फिर से इसको लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी एल। ये था एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप जानते हैं विल हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रल डी बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, वो एक कांस्टेंट है, और अंदर आ गया इंटीग्रल डी एल। इंटीग्रल डी एल का क्या मीनिंग है? डी एल तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ वन एलिमेंट, और इंटीग्रल डी एल का मतलब सम ऑफ all the small elements which lie on this coil। अगर हम उन सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लें, उनकी लेंथ को ऐड कर लें, तो we will get the circumference of the coil।
तो इंटीग्रल डीएल क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल है, जिसका फार्मूला आप जानते हो 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, सॉरी बी नॉट की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये अगर कॉइल में एक टर्न होती तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती। अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो जाएं तो उसको फिर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैन वी नाउ डिस्कस कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? तो आप दोनों रूल यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं और एम्पियर स्विमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं। आई हैव ए फीलिंग कि स्टूडेंट्स लाइक टू यूज दिस रूल कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। तो उसमें क्या करते हैं? वी इमेजिन दैट वी आर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर कोई पॉइंट हमारे राइट में है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है। क्या ये पॉइंट हमारे राइट में पड़ रहा है? नो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। तो ये बहुत इजी आपने देखा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें और न्यूमेरिकल्स में और रीजनिंग क्वेश्चंस में हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इसे याद कर लें, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2r। The next 3 mark question says कि show that a current carrying coil behaves like a magnetic dipole। देखिए, सभी ने सुना है अबाउट ए मैग्नेट। एक पोल को नॉर्थ कहते हैं तो दूसरे को साउथ कहते हैं। तो एक मैग्नेट को टेक्निकल लैंग्वेज में मैग्नेटिक डाइपोल कहा गया है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारे पास एक डाइपोल था, वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की। सो लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड द डायग्राम। आप इमेजिन करें कि एक कॉइल है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और उसमें एक करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। यू विल से कि आप इस कॉइल को राइट हैंड में होल्ड करें और जो कर्व्ड फिंगर्स है दे आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। मतलब ये जो कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से बाहर की तरफ आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपर सरफेस पे बाहर की तरफ आ रही है तो नेचुरली वो जो लोअर फेस है उसमें इट विल कम टूवर्ड्स। अब स्टूडेंट्स, हमें ये याद करना है कि जो फेस ऑफ द कॉइल जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड अपीयर टू इमर्ज वो नॉर्थ पोल होता है, और जो फेस ऑफ द कॉइल जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है जिसके अंदर, उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला शेडेड रीजन है ये नॉर्थ पोल की तरह से काम कर रहा है और जो लोअर फेस है वो साउथ पोल की तरह से काम कर रहा है। तो जो एक करंट कैरिंग कॉइल है उसका एक फेस तो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा फेस साउथ पोल बन जाता है। इसलिए एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक डाइपोल कहा गया है। I'll just read these lines. Upper face of the coil behaves like a north pole, while the lower face behaves like a south pole इस केस में। Thus, a current carrying coil behaves like a magnetic dipole. You may be wondering कि जो ऊपर वाला फेस है वो नॉर्थ पोल तो है, लेकिन ये कैसा एन बना डाला? ये एन जो है ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। याद करने के लिए ये डायरेक्शन अगर आप देखें, एन लिख के एरो लगा दें
तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिंबल हमको याद दिलाता है कि अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो जो फेस ऑफ द कॉइल है विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। और अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। तो रीजनिंग क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो फेस बन जाता है नॉर्थ पोल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कॉल्ड एम। आप ये समझ लें कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो हमेशा पॉइंट करता है in the direction of the magnetic field produced by the coil. Let me say it again. जिस डायरेक्शन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पॉइंट करता है। तो जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वॉज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी विल पॉइंट अपवर्ड्स। ये याद कर लें स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है I/N/A। अब इसकी जरा यूनिट देखें। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है m पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। चलिए अब रीजनिंग क्वेश्चंस कर लें कुछ। द क्वेश्चन सेज कि एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस r जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I। यहाँ एक दूसरी कॉइल है जिसका रेडियस 2r है लेकिन करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है और ये करंट क्या है? I/2। द क्वेश्चन आस्क्ड इज कि अगर इस कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसकी m2 है, तो फाइंड वेक्टर m1 डिवाइडेड बाय वेक्टर m2। वेक्टर पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे, लेकिन पहले हमें फार्मूला तो पता हो मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं, एक बार फिर से दिखा दूं। ये था मैग्नेटिक मोमेंट होता है I/N/A और किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? जिस डायरेक्शन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो आप देखें यहाँ पे ये जो कॉइल है इसमें करंट की क्या डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ऊपर वाला फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, ऊपर को जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन हैज बीन शोन अपवर्ड्स। I/N एरिया πr²। यहां देखें ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये क्या है? क्लॉकवाइज है और करंट की वैल्यू क्या है? I/2। अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक साउथ पोल। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इट इज टुवर्ड्स दैट फेस एंड नेचुरली गोइंग डाउन। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे को पॉइंट कर रही है इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट भी नीचे को पॉइंट कर रहा है। I/2 है यहाँ पे, पाई इंटू r²। तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड लिख दिए m1 और m2 के।
अब स्टूडेंट्स याद कर लें, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते थे कि कोई भी वेक्टर अगर टू द राइट है उसको पॉजिटिव मानो, कोई भी वेक्टर टू द लेफ्ट है उसको नेगेटिव मानो। तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि कोई वेक्टर अगर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है, वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको आप नेगेटिव लें। तो ये ऊपर वाला जो वेक्टर है इट इज़ गोइंग लाइक दिस, तो पॉजिटिव, और बिकॉज ये वेक्टर नीचे को पॉइंट कर रहा है तो ये नेगेटिव। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा -1/2। माइनस सिर्फ ये बताता है कि इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में एक कॉइल है ऑफ रेडियस r जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स n। तो एक कॉइल है ऑफ रेडियस r हैविंग n टर्न्स। इस कॉइल को अनवाइंड किया है, खोला गया है और दोबारा से वाइंड किया है ताकि उसका रेडियस बन जाए r/2। तो नेचुरल है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम तो नहीं होंगे। मान लिया ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाते हैं, n'। तो स्टूडेंट्स पहले हमें 10th क्लास मेंसुरेशन लगानी है, क्या कि जो लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पे है और जो लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पे है वो क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पे कैसे निकालें, अगर एक टर्न होता तो लेंथ हो जाती 2πr, और क्योंकि n टर्न्स हैं तो n इंटू 2πr हो गया। इसी तरीके से यहाँ अगर एक टर्न होती तो लेंथ कितनी होती, 2πr, कौन सा r, r/2, और क्योंकि n डैश टर्न्स हैं तो इंटू, तो n डैश की वैल्यू आ गई 2n। अब हमने सिर्फ फार्मूला लगाया कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, INA। तो पहले वाली कॉइल के लिए लगाया INA और दूसरी कॉइल के लिए भी लगाया INA। इसको फिर हमने कोशिश की कि n डैश की वैल्यू 2n लिख दें और सिंप्लीफाई कर लिया और इस तरीके से सजाया, इसको लिखा कि क्या आ जाए, IN πr², और यहाँ फैक्टर बच गया 1/2। तो m डैश की वैल्यू आ गई m/2। So that was all for today students. May I just inform you कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये स्लाइटली डिफरेंट है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो थोड़ा सा हैवी था ऑन मैथमेटिक्स साइड, उसमें विजुअलाइजेशन थोड़ी कम एक्सटेंट तक थी। तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, फिर अपनी नोटबुक में लिखें, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।